तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो ये आपको पता है, जैसे जनरल फार्मेसी का यूनिट 1 का टॉपिक है। मैंने जो पार्ट 1 है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है क्या इस लेक्चर में, देखिए आपको इसमें पढ़ना है कि हमारे पास फार्मेसी करने के बाद क्या क्या स्कोप है। हम क्या क्या आगे कर सकते हैं फार्मेसी करने के बाद। हम स्टडी कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। जॉब में भी हम कौन कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। किस किस फील्ड में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। जैसे यहाँ पे लिखा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवेलेबल टू फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रिसर्च, एजुकेशन, रेगुलेटरी सर्विसेज। ये कुछ फील्ड्स हैं, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा ये करके हेल्थ केयर क्या होता है। देखिए हेल्थ केयर में आते हैं हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी, जितने भी आपको पता हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर एक फार्मेसी स्टोर होता है जहां से वो मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। और वो जो मेडिसिन डिस्पेंस करता है वो एक फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर सकता है। जैसे जो फार्मासिस्ट नहीं है वो कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकता, उसको लीगल एक्शन उस पर हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा आता है हेल्थ केयर सेक्टर में। ये गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। मतलब अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो आपका प्राइवेट सेक्टर में आ गया, ठीक है। अब बात आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी अलग अलग फील्ड होती है। जैसे आपको पता हो कि प्रोडक्शन का अलग होता है एरिया, अपना क्वालिटी कंट्रोल अलग होता है, क्वालिटी अश्योरेंस अलग होता है, R&D अलग होता है, ठीक है। अपना आगे स्टोरिंग मैनेजमेंट, अलग अलग बहुत सारे फील्ड होते हैं, ठीक है। वो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फील्ड में रखते हैं। जैसे अगर आपने एमफार्म अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से की है तो आपको अपना क्वालिटी कंट्रोल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वो जो क्वालिटी कंट्रोल में ना उसमें हम एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं बहुत सारे। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें हम एनालिटिकल मेथड्स बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करके आया तो उसको मोस्टली अपना मोस्ट प्रोबेबली अपना जो क्वालिटी कंट्रोल में रखते हैं या ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी इंश्योरेंस में रख देंगे, ठीक है। वो अलग अलग फील्ड होते हैं, आपके बारे में आपको वो आगे मतलब कि आगे जो आप हमारा टॉपिक आएगा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है बताऊंगा। बस इतना ही समझिए, जो प्रोडक्शन था वहां पे मेडिसिन बनती है, जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वहां पे सारी मेडिसिन एनालाइज की जाती है कि अगर वो मतलब कि वो सेफ है, उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल्स तो नहीं प्रेजेंट, उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट, वो स्टेराइल तो है ना, ठीक है। वो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो बेसिकली हमारे को एक मेथड बताते हैं जिसको हमें अडेप्ट करना होता है, जिस मेथड को हमें अडेप्ट करके मेडिसिन बनानी होती है। कैसे, अब देखियो वो हमारे को क्वालिटी एश्योरेंस में ये बताएंगे कि आपको ये मेथड्स फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छी मेडिसिन, सेफ इफेक्टिव मेडिसिन बना सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में आता है। अब हमारे ऐसे अलग स्टोरिंग में मैनेजमेंट में आप समझ ही रहे हो, जहाँ पे स्टोरिंग वगैरह करते हैं उसका भी एक हेड होता है, उसमें भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो एक आता है R&D। R&D क्या होता है, उसमें होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें आप ड्रग्स की डिस्कवरी करते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो, फिर उसको आप मतलब कि उसका रिपोर्ट बना के आगे फार्मास्यूटिकल जो अपने प्रोडक्शन एरिया उनको देते हो, फिर वो आगे प्रोड्यूस मतलब कि प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो अपना क्वालिटी कंट्रोल के पास जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हर एक फील्ड में घूम के लास्ट में MR के पास जाता है, MR वो आगे सेलिंग करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन में। जैसे आपने समझिए कि आपने बी फार्म कर लिया है, अब आपको लगना है ट्यूटर। ट्यूटर लगने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो आपको एम फार्म करनी पड़ेगी। अगर आपने एम फार्म कर लिया उसके बाद क्या होगा, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। बट आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है तो आपको एक गेट एग्जाम होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एक प्रोफेसर लग सकते हो, लेक्चरर लग सकते हो, ठीक है। अब रेगुलेटरी सर्विस क्या होता है, रेगुलेटरी सर्विस हमारी हमारे जो इंडिया में है जितने भी ड्रग्स बन रही हैं, जितनी भी मेडिसिन बन रही है उनको कंट्रोल करती है। मतलब कैसे, वो इंस्पेक्शन करती है हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वहां पे वो देखती है कि जो मेडिसिन बन रही है वो क्या फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बन रही है। अब फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया हमारे पास एक बुक होती है जिसको फॉलो करके सभी कंपनियों को मेडिसिन बनानी होती है। अगर कोई पर्सन वो फॉलो नहीं कर रहा बुक, ठीक है, तो उसको मतलब उसकी कंपनी पे बैन लगा दिया जाएगा, लीगल एक्शन होगा, उसकी जो मेडिसिन है उसको मार्केट में नहीं आने देंगे, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। अभी हमारा जो फार्माकोपी है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही है, ठीक है। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फार्माकोपी डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया का अपना फार्माकोपी है, ब्रिटिश का अपना है, अपना USA का अपना है, ठीक है, चाइनीज चाइना का अपना है, ठीक है। तो इसमें हम सब बात करेंगे उसमें डिटेल में, ठीक है। अब फार्मासिस्ट आर द हेल्थ केयर प्रोफेशन हु एंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव। मतलब ये जो फार्मासिस्ट है वो आपको एक सबकी श्योरिटी देता है ना, कि देखिए अब जो फार्मासिस्ट है अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। देखिए जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है वो बना रहा है, जो क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहा है वो आपको एक साथ का आपको हर एक फार्मासिस्ट जो भी फील्ड में काम कर रहा है वो ओवरऑल आपको एक इंश्योरिटी देते हैं कि जो मेडिसिन बनाई गई है वो सेफ इफेक्टिव बनाई हुई है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर क्वालिटी कंट्रोल अपना फील्ड नहीं होता, जो मर्जी मेडिसिन बनती, आप बिना उसको हम एनालाइज किए, बिना उसकी जांच पड़ताल किए मार्केट में आती, कोई साइड इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल एरिया इसलिए बनाया होता है कि वो सारी मेडिसिन के ऊपर सारी जांच वगैरह हो कि वो अपनी टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये सब फील्ड्स जरूरी होते हैं। तो बेसिकली यही है कि वो हमारे सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। अब रैशनल यूज क्या होता है, रैशनल यूज करना यही बताता है कि आपको
हर बार मतलब कि जैसे आपको पता है कई मेडिसिन होती है, हर एक मेडिसिन का अपना हाफ लाइफ होता है, ठीक है? कि जैसे कुछ मेडिसिन है वो आपकी बॉडी में 6 घंटे रहेगी, ठीक है? वो 6 घंटे से पहले आपको दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी उसकी, दूसरी डोज़ नहीं लेनी क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। तो फार्मासिस्ट का ये काम होता है जो आपको बताता है कि आपको ये खाने के बाद लेनी, ये खाने के पहले लेनी मेडिसिन। तो ये सब ओवरऑल इसको हम रैशनल यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हमारे एंटासिड्स होते हैं, वो मोस्टली हम खाना खाने से पहले लेते हैं। क्यों? जैसे उसको छोड़ो आप एसिडिटी के ड्रग्स ले लो, जैसे ओमेप्राज़ोल होगी, पेंटाप्राज़ोल होगी, ठीक है? अपना जितने भी अब जो भी एसिडिटी की ड्रग्स होती है, वो हमेशा हम खाली पेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर जैसे मेटफॉर्मिन होगी, वो हम खाना खाने के बाद लेते हैं। क्यों? वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है खाना खाने के बाद। अब टेट्रासाइक्लिन है, वो हम खाने के साथ वो अपने दूध के साथ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है? ये रैशनल यूज़ करना हमारे एक फार्मासिस्ट ही बताता है। जैसे आप कभी मेडिसिन दुकान पे जाते हो, आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे को मेडिसिन दे दे, तो वो आपको बताता नहीं, ये खाना खाने के बाद लेना है, ये खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है। ठीक है ना? ये ओवरऑल हमारे कौन बता रहा है? फार्मासिस्ट बता रहा है। ठीक है? तो हम बात करते हैं स्कोप की एक-एक करके। ठीक है? तो पहला स्कोप क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी। ये हमारी रिटेल फार्मेसी होगी, जो आप किसी जैसे कोई भी रिटेल शॉप है, ठीक है? जिसपे आप कोल्ड वगैरह जो कॉमन जो हम जैसे वायरल मेडिसिन वगैरह लेने जाते हो, वायरल अपना डिसीज़ वगैरह की मेडिसिन लेने जाते हो, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, है ना? तो कम्युनिटी फार्मेसी द मोस्ट कॉमन फील्ड ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस। कम्युनिटी फार्मेसी वर्क इन रिटेल मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी और ड्रग स्टोर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर। वही है, फिर पेशेंट केयर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है क्योंकि आप डायरेक्टली जाते हो, उसको बोलते हो, वो आपको मेडिसिन देता है, वो आपको बताता है कि ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। तो मतलब ओवरऑल हमारा कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? एक रिटेल फार्मेसी में काम करने वाला। तो हम अपना हमारे पास क्या स्कोप आ गया पहले, हम कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं, हम अपनी रिटेल फार्मेसी खोल सकते हैं, ठीक है? अब इसकी रिस्पांसिबिलिटीज़ देख सकते हो, डिस्पेंस मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो, कई मेडिसिन होती है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे बेचते हैं। जैसे हमारी जितनी भी हमारी आपने अभी आगे पढ़ोगे एच ड्रग्स, अब जितनी भी हमारी एच ड्रग्स होती है ना शेड्यूल एच की ड्रग्स हैं, अब आपको नहीं पता ये बात, आगे आप पढ़ोगे, जो वो सारे हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा कि जो कोरेक्स सिरप है, वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती क्योंकि वो बैन है, वो ऐसे आपको कोई फार्मासिस्ट नहीं देगा, ठीक है? तो वही है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिटेल शॉप वाले की, जो अगर कोई भी अपनी मेडिसिन है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी, तो उसको पहले देखे, डॉक्टर ने लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है? उसके बाद उसकी करेक्ट डोज़ दे, उसको बताए कि उसको मुँह से लेना है कि कहाँ से लेना है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बताएँ कि कितने टाइम बाद कब लेना है, उसकी ड्यूरेशन बताएँ मेडिसिन की, कितने देर तक ये मेडिसिन काम करेगी। तो ओवरऑल ये सब उसका काम होता है अपना फार्मासिस्ट का, जो अपना कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, ठीक है? मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, उसको हर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए अपने रजिस्टर पे कि ये मेडिसिन इसको दिया है, ये पेशेंट का नाम है, ठीक है? प्रमोट रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, वही बताना मतलब कि ये ड्रग ऐसे लेनी है। तो ओवरऑल यही चीज़ें अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, मेडिकल स्टोर ओनर बन सकते हो, फार्मेसी मैनेजर बन सकते हो, रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हो, मतलब वर्क कर सकते हो या फिर अपनी शॉप खोल के किसी को दे सकते हो या फिर फार्मेसी मैनेजर बन सकते हो। मतलब कि जैसे आपने बड़ी दुकान खोली है, तो वहाँ पे आप मैनेजर बन के बैठ जाओ, 4-5 फार्मासिस्ट नीचे लगा दो, ठीक है ना? हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, ये तो समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? जो फार्मासिस्ट अपना हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के फार्मेसी के स्टोर पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपना फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो अपने डिस्पेंस वगैरह मेडिसिन देता है, जो अपने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है, ठीक है? तो ये भी हमारी वही है डिस्पेंस मेडिसिन, तो ओवरऑल वही है। आप एक बार रीड करोगे, आपको खुद समझ आएगा, बहुत ईज़ी बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो ये नोट्स हैं, वेल ईज़ी है, वेल मतलब कि 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में जितने भी लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ना ही लिखेंगे अनसब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल, ठीक है? अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फार्मेसी। ये भी ओवरऑल यही होता है अपना जो फार्मेसी का, बस इसका एक रोल एक और होता है कि ये डॉक्टर के साथ घूमता है। मतलब डॉक्टर के साथ घूम के उसको एडवाइस देता है, मतलब कि आप इतना कह सकते हो, ये डॉक्टर के साथ घूम के पेशेंट की देखभाल करता है, ठीक है? मतलब कि जैसे ये डॉक्टर कोई पेशेंट है, उसको हुआ है अपने समझ लो डायरिया हुआ है, ठीक है? डायरिया पता है ना आपको, लूज़ मोशन कहते हैं। वो पेशेंट और डॉक्टर के साथ घूमेगा, तो उसकी कंडीशन देखेगा डॉक्टर, उसको बोलेगा, तो फिर वो उसको सजेस्ट करेगा, उसको रिकमेंड करेगा कि ये ड्रग्स दो आप, ठीक है? मतलब ये मेडिसिन दो आप, ठीक है? तो ओवरऑल क्लिनिकल फार्मेसी का इतना रोल होता है कि ये अपने डॉक्टर के साथ घूमते हैं। बाकी फार्मासिस्ट वाला रोल ही है, जो अपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं रिटेल वाले या फिर अपने हॉस्पिटल वाले, वही रोल होता है, ठीक है? आप एक बार रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है? इसके अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे बताया, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है? जो अपना ऑपरेटिंग फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि जो इक्विपमेंट चला रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट, ठीक है? अब यहाँ आते हैं जीएमपी फॉलो करना है। जीएमपी क्या होता है? एक्चुअली जीएमपी हमारा एक आप ले सकते हो, हमारा एक लॉ टाइप का है, जिसको हमें फॉलो करके मेडिसिन बनानी होती है। जीएमपी हमारे को ये बताता है कि कैसे हम एक सेफ मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है? अब क्वालिटी कंट्रोल है, ये अपना टेस्ट जो रॉ मटेरियल है, जिससे अपना ड्रग बनता है, उसको टेस्ट करता है कि उसमें कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, उसको भी टेस्ट कर रहा है कि वो सही बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है? उसपे केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस जो अपने तरफ से टेस्ट कर सकता है, वो सब करता है, ठीक है? क्वालिटी एश्योरेंस क्या कहता है? ये इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है वो अपना क्वालिटी मतलब वेल क्वालिटी का है, ठीक है? मतलब कि ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब ये क्या होता है? देखो, जब प्रोडक्शन एरिया में कोई भी मेडिसिन बनती है ना, उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपनी ही बनती है। उसको हम बोलते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, ठीक है? तो वो जो क्वालिटी का एश्योरेंस है, ये ही वही रोड रिपो अपना वो जो रिपोर्ट है उसको देखेगा, उसको पॉइंट पॉइंट
कहीं बताएगा कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, फिर प्रोडक्शन वाला वही चीज़ करता है। एक्चुअल में एश्योरेंस वाला ही हमारा पूरा प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप फॉलो करो, अच्छा मेडिसिन बनेगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है? तो ये ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का इंश्योरिटी देता है। मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? कंडक्ट ऑडिट्स, ऑडिट वही है, कंसल्टेशन वगैरह, ठीक है? अब पैकेजिंग क्या है? सेफ पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कि वही सेफ पैकेजिंग वगैरह यूज़ करो, लेबल अच्छे से बनाओ। आपको पता है जैसे कोई भी मेडिसिन उसके पीछे लेबल होना चाहिए। अगर लेबल नहीं है तो आपको क्या पता लगेगा कि उसके अंदर कौन-सा कॉम्पोजीशन है, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही ड्रग की डिस्कवरी, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, ठीक है? अपनी स्टेबिलिटी स्टडीज़ क्या होते हैं? इसमें हमारी 3 टाइप की स्टडी होती है। एक हम हाई टेम्परेचर में ड्रग को रख के देखते हैं कि ड्रग हाई टेम्परेचर में खराब हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है? फिर हम एक रखते हैं मीडियम नॉर्मल टेम्परेचर में, उसमें देखते हैं ड्रग खराब हो रही है कि नहीं। एक हम रखते हैं लो टेम्परेचर में, हम ऐसे करके देखते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं हम कि बेसिकली वो हमारा स्टेबल है ड्रग की नहीं इस टेम्परेचर में, ठीक है? वो आगे आप पढ़ोगे सब आएगा, आगे आपको टॉपिक। आपको इतना डिटेल में पढ़ना, आपको बस ये रीड आउट करना है, नोट्स आपको खुद समझ आ जाएंगे, ठीक है? अब हम बात करें मार्केटिंग एंड सेल्स की। वही एमआर वगैरह क्या काम करता है? अपना प्रोडक्ट लेके जाता है डॉक्टर को कि मेरी मेडिसिन लिखो, है ना? वो आपको पता ही होगा, जैसे वो अपनी मेडिसिन लिखवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? तो आप ये सब लिख सकते हो, क्यूए ऑफिसर लिख सकते हो, क्यूए एनालिस्ट लिख सकते हो। ये ऑफिसर कहाँ हो सकता है? एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में एनालिस्ट लिख सकते हो, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोडक्शन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है? अब आप बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ये ओवरऑल वही चीज़ है कि कैसे ड्रग डिस्कवरी करेगा, क्या ड्रग की फॉर्मुलेशन रहेगी, उसके क्लिनिकल रिसर्च। इसमें हमारी आए थे 4 फेजेज़। 4 फेजेज़ क्या होते हैं? हम पहले एनिमल पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन पे टेस्ट करते हैं। ह्यूमन पे टेस्ट करने के 4 फेजेज़ होते हैं, क्लिनिकल 1 फेज, क्लिनिकल 2 फेज, क्लिनिकल 3 फेज, क्लिनिकल 4 फेज, ठीक है? आप आगे पढ़ोगे इसको भी, ठीक है? डिटेल में आप इतना ही याद रखो कि ये चीज़ इसमें है, ठीक है? अब उसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी मेडिसिन आई थी ना मार्केट के अंदर, वो उसके बाद वाला क्या होती है? आपने सोचा कि कोई भी मेडिसिन मार्केट में आ गई, तो उसका काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा फार्माकोविजिलेंस आपको नाम से थोड़ा डर लग रहा होगा, बट इसका बहुत सिंपल रोल होता है कि कोई भी मेडिसिन हमारी मार्केट में आ गई है, तो जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो सभी रिपोर्ट को इकट्ठा करता है। समझ लो कि आपने कोई मेडिसिन लिया है, ठीक है? आपको कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं, तो आपने उस जो फार्मासिस्ट है, जहाँ से ली आपने मेडिसिन या फिर कोई हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट से लिया, आप उसको रिपोर्ट दोगे कि ये चीज़ हो गया, ठीक है? अब क्या है, जो फार्माकोविजिलेंस है, जो उसका फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसका एम्प्लॉयी जाएगा, हर एक हॉस्पिटल में जाएगा, हर एक फार्मासिस्ट के पास जाएगा, रिपोर्ट इकट्ठी करेगा कि इस मेडिसिन से ये अपने साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो फिर वो सब रिपोर्ट बनाएगा और अपना सीडीएससीओ को देगा, ठीक है? जो पूरे इंडिया में ड्रग कंट्रोल करता है, जो मेडिसिन को कंट्रोल करता है उसकी सप्लाई को, ठीक है? तो उसको बोलेगा, फिर उस पे डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन की मतलब कि वो मेडिसिन को मार्केट में रखना है कि उसको बैन कर देना है, ठीक है? तो ये ओवरऑल हमारा फार्माकोविजिलेंस का यही काम होता है, रिपोर्ट को इकट्ठी करके सीडीएससीओ को देना, ठीक है? वही है कलेक्ट द एडीए रिपोर्ट्स, एडवर्स ड्रग इफेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है? एनालाइज मेडिसिन सेफ्टी, मतलब मेडिसिन की सेफ्टी को देखते हैं कि वो है सेफ कि नहीं, ठीक है? रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसमें हमारा सीडीएससीओ आता है, ठीक है? इंप्रूव मेडिसिन सेफ्टी, वही ओवरऑल आप जो आपको इतना ही लिखना है जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? अब रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होते हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स हमारे सीडीएससीओ डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? एफडीए आता है, सीडीएससीओ आता है, जो हमारी पूरे इंडिया में ड्रग को कंट्रोल कर रही है। देखो इनका क्या काम कर रहा है? रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशन एंश्योर दैट मेडिसिन कंप्लाई विद द लीगल एंड साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स, की जो मेडिसिन बनी है वो अपनी लीगल है और एक साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स के थ्रू बनी है। मतलब कि जो भी हमारी मेडिसिन मार्केट में आई है सब लीगल है, ठीक है? कोई भी जैसे किसी भी पर्सन ने ऐसे नहीं मेडिसिन बना के बेच दिया है। हर पर्सन ने वही मेडिसिन बनाई है जो फार्माकोपिया में लिखी हुई है, और जिसके पास लाइसेंस है वही मेडिसिन बनाएगा, ठीक है? तो ये सब सीडीएसओ जो हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसमें एफडीए आता है, इसमें अपने जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, ये सब हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज में आते हैं। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल, वही है कि अगर आपको कोई न्यू ड्रग लेके आनी है मार्केट में, तो पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीडीएसओ के, ठीक है? सीडीएसओ बोलेगी हाँ आप ड्रग निकालो, उसके बाद वो कहेगा कि आप पहले एनिमल पे टेस्ट करो, फिर आप एनिमल पे टेस्ट करोगे, फिर वो कहेगा मुझे रिपोर्ट दिखाओ, फिर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी सीडीएसओ के बाद, फिर वो रिपोर्ट को देखेगा, फिर वो बोलेगा कि हाँ अब आप ह्यूमन पे कर सकते हो, ठीक है? तो पहले पहले जानवर पे करना है, उसके बाद ह्यूमन पे करने को बोलेगा, ठीक है? अगर ह्यूमन पे कर लिया उसके बाद आपको फिर रिपोर्ट देनी है सीडीएसयू के पास, ठीक है? ड्रग कंट्रोलर को, फिर वो बोलेगा हाँ ये सेफ है मेडिसिन, या फिर उस पर डिपेंड करता है वो मेडिसिन को मार्केट में आने देगा कि नहीं आने देगा, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया ये मेडिसिन सेफ नहीं है तो वो मेडिसिन मार्केट में नहीं आएगी, ठीक है? तो ओवरऑल हमारा यही उसका काम होता है, ठीक है? आप फार्मास्यूटिकल एजुकेशन वही है कि आप फार्मेसी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो आगे हाई स्टडीज करके, ठीक है? ये तो बताने की लोड़ नहीं मेरे को, ठीक है? आप गवर्नमेंट सर्विसेज ड्रग इंस्पेक्टर लग सकते हो, गवर्नमेंट फार्मेसी लग सकते हो, गवर्नमेंट एनालिस्ट लग सकते हो, जो जैसे आपको पता होगा हमारे कई अपने लेबोरेटरीज हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है ना? काफ़ी लेबोरेटरीज हैं जो हमारी गवर्नमेंट के नीचे आती है, जहाँ पे अलग-अलग मेडिसिन अपनी उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे अब आज जैसे समझो जो सीडीएसईओ है, ठीक है? अब ये प्राइवेट सेक्टर का थोड़ी बंदा है, ये तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का बंदा है ना, तो ऑब्वियसली कोई मेडिसिन की टेस्टिंग करवाएगा अपने एम्प्लॉय से, तो कहाँ पे करवाएगा? ये
प्राइवेट कंपनी में थोड़ी करवाएगा। इसके पास अपनी लेबोरेटरी होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की। तो हम वहाँ पे अपनी लेबोरेटरी होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं जो अपना रिपोर्ट जो भी अपनी टेस्टिंग करते हैं मेडिसिन के ऊपर, उसके बाद अपना सीडीएसओ को रिपोर्ट देते हैं कि हाँ ये सही है ये नहीं है, ठीक है। फार्माको विजिलेंस ऑफिसर वही जो अपना रिपोर्ट कलेक्ट करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो। अब है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मेसी ग्रेजुएट कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या होता है, रिटेल फार्मेसी, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, वही अलग अलग अपने बिजनेस आइडियाज बताए हुए हैं कि आप अपनी रिटेल शॉप खोल सकते हैं। जैसे हमारी रिटेल शॉप है ना, ये हेल्थ केयर में भी आती है और बिजनेस में भी आती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब होलसेल भी आप कर सकते हो, अब पता है ना, होलसेल का भी आप मार्केट कर सकते हो बी फार्म के बाद, ठीक है। अब इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आपको आप बोलोगे कॉस्मेटिक ही क्यों, देखो जो हमारे कॉस्मेटिक है ना, ये हमारे का अपना एक्ट आया था, कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये 1970 में आया था, है ना। ये उसके बाद में क्या हुआ, उसके अंडर जो अपने कॉस्मेटिक का है वो सब हमारे अपने फार्मेसी में आ गए थे, ठीक है। अब हर्बल भी बना सकते हो, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो अपनी, ठीक है। अपना यूनिट खोल सकते हो, सिंपली इतना समझो, अपना यूनिट खोल के कोई भी मेडिसिन अपनी बना सकते हो, हर्बल हो, कॉस्मेटिक हो, फार्मास्यूटिकल हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अकेडमिक्स एंड हाई स्टडी। आप बीकॉम के बाद हाई स्टडीज भी कर सकते हो, जैसे बताइए एम फार्म कर सकते हो, फार्म डी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, रेगुलेटरी अफेयर्स कर सकते हो, फार्माकोविजिलेंस कर सकते हो। अब एडवांटेज क्या है, देखो, वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे आप खुद ही समझ लो कितना अपॉर्चुनिटी है इसमें। अभी तो ये बहुत लिमिटेड है, अभी पूरे डिटेल में हम गए नहीं है। इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, एक हेड होता है, असिस्टेंट होता है, उसके बाद पीए होता है, कितने सारे अपने इसमें भी पोस्ट होते हैं, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हाँ, इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जनरिक मेडिसिन, इंडिया। तो ऑब्वियसली अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास उतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, और उतनी सारी इंडस्ट्रीज है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि रिटायर होंगे फिर आएगा नहीं, फिर रिटायर होगा नहीं हुआ है, ठीक है। गुड सैलरी, अच्छी खासी सैलरी। आप एक एमआर भी हमारा 50 से 60 हजार कमा लेता है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी भी है। आपको बताया, अगर आपका फार्मेसी आपने किया है तो अगला पर्सन जॉब तभी खाएगा उसके पास अगर फार्मेसी की डिग्री हो, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी कोई भी जॉब नहीं खा सकता। काफी अपॉर्चुनिटी है, तो आप कुछ देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो समझ आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थोड़ा मैं तेज बोलता हूँ क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, तो फिर क्या लोग होते हैं ना कि जो लंबी वीडियो देख के ना कहते कि नहीं यार इतनी लंबी वीडियो क्या देखनी है, 5 मिनट की वीडियो देखो समझ लो, ठीक है। थोड़ा इसलिए तेज बोलता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप कमेंट कर देना, मैं बोली भी बोल दूंगा, ठीक है। मुझे आता है स्लो बोलना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर अच्छा लगे तो, ठीक है।